नमस्कार दोस्तों. In previous video we studied about colligative properties, in which first colligative properties RLVP, relative lowering vapor pressure, and elevation in boiling point. Now in this video we studied about third colligative properties, depression in freezing point and osmotic pressure and their relations. So next we study in this video colligative property number third, depression in freezing point. Depression in freezing point. First, what is freezing point? In last lecture we study about what is boiling point. Boiling point is temperature at which vapor pressure of liquid equals to atmospheric pressure. But in this lecture, what is freezing point? Temperature at which vapor pressure of liquid equals to vapor pressure of solid. So what is freezing point? Freezing point is temperature at which vapor pressure of liquid equals to solid is the freezing point. Now what means lowering in freezing point या depression in freezing point? तो आप कहोगे freezing point of pure solvent is TF. Freezing point of pure solvent. Freezing point of pure solvent is TF. If we mix non-volatile solute, then freezing point of solution means TS is decreased with the respect of TF. This decreasing in freezing point is known as depression in freezing point. कहने का मतलब है पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट और उसके एलिवेशन का करना, और एलिवेशन किसे कहते हैं. यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल्स हो जाता है वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. अब डिप्रेशन या कमी क्या है? तो आप कहोगे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF है. अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया बेटा तो इसका TS जो है सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में घट जाएगा, और ये जो आपके पास कमी हुई है दैट मींस डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होगा? TF माइनस TS. इसी को आप क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. पहले आपने एलिवेशन का रीजन पढ़ा था, पर यहाँ एलिवेशन का डिप्रेशन का रीजन हमारे कोर्स में नहीं है. अगर आप फिर भी स्टडी करना चाहो तो कह सकते हो फेज इक्विलिब्रियम, या यूं बोल दो आप कि जब कोई चीज फ्रीज हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका. फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड फेज सॉलिड में बदल रही है तो लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या रहती है आपके पास? इक्विलिब्रियम में होती है, और इसी कारण इसका क्या हो जाता है आपके पास? डिप्रेशन हो जाता है. उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट अगली बात, अगला स्टडी करते हैं इसमें प्रूव दैट depression in freezing point is colligative property. Depression in freezing point is colligative property. तो आपने बॉइलिंग पॉइंट का कैसे स्टडी किया था? ग्राफ से, राउल्ट्स लॉ दोनों को मिलाकर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन थर्ड को ओपन कर दिया. तो यहां पर डेफिनेशन में क्या आ रहा है? वह टेम्परेचर जिस पर इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है. दैट मींस हमारे पास ग्राफ का रिलेशन वही आ रहा है. फिर से एक तरफ है आपका क्या? वेपर प्रेशर एक्सिस, और एक तरफ बॉइलिंग की जगह क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा. यहां पर हो गया आपके पास क्या? फ्रीजिंग पॉइंट. इधर हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर सॉरी, और इधर हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट अब इसमें जो ग्राफ बनता हो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमेशा आगे किसको रखते हैं बेटा? सॉल्वेंट को आगे रखते हैं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लोअर होती है, और आगे किसको रखेंगे? उस तरफ सॉल्यूशन को रखते हैं. तो यहां हो गया हमारे पास क्या? सॉल्यूशन.
अब इस लाइन को इस पे ड्रॉ कर दो और इस पे ड्रॉ कर दो, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। तो देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना बेटा पी नॉट, सॉल्यूशन का पीएस, सॉल्वेंट का टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का टीएस। दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पी नॉट माइनस पीएस डेल्टा पी नॉट, टीएफ माइनस टीएस, तो ये होगा आपके पास डेल्टा टीएफ। तो क्या आ गया रिलेशन ग्राफ से, फर्स्ट फ्रॉम ग्राफ रिलेशन निकल गया आपका डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला फ्रॉम राउल्स लॉ या राउलेस लॉ, क्या होगा डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहां पे होगा डेल्टा पी नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इक्वेशन नंबर 2। आरएलवीपी या यूं कह दो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने फर्स्ट इससे पहले वाले में स्टडी किया था। नेक्स्ट डेल्टा पी नॉट का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में पुट कर दो, तो आ गया आपके पास डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ओपन करो तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया के इनटू व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, n अपॉन n प्लस n। डिनोमिनेटर की स्टेप्स है, सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या मान लो, नेग्लिजिबल मान लो, तो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n। नाउ डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू k इनटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। पुट द वैल्यूज ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो आ गया डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू k इनटू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। नेक्स्ट डेल्टा TF इक्वल्स टू K इनटू MA, पुट हियर, तो ये हो गया आपके पास MA इनटू WB अपॉन MB इनटू WA। K इनटू MA इक्वल्स टू कांस्टेंट and this is depression constant K stylis into Z हजूर वाह अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज ये केजी में है तो 1, अगर ग्राम में होता तो 1000, तो ये बन गई आपकी मोलरिटी, मींस डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। हेंस प्रूव क्या depression in freezing point is direct proportional to molarity small n, so it is colligative property। क्योंकि ये मैं पहले इससे पूर्व लेक्चर में बता चुका था, पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होगी, जब वो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल्स या प्रोपोर्शनल हो जाए। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये जो बेटा आपने के पढ़ा है, के 2 फॉर्म्स आपने देखे थे, क्या देखे थे पिछली बार, पिछला लेक्चर में आपने क्या देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहां आप क्या स्टडी कर रहे हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप क्या कहोगे, एक तो कहोगे डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक कहोगे आप मोलर डिप्रेशन, या बोल सकते हो लॉवरिंग कांस्टेंट। मींस ये तो हो गया के और ये होगा आपका केएफ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ के एंड केएफ, पहले डेफिनेशन क्या की, 1 को 1 में मिक्स किया, यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो मोलरिटी से, ये हो गया WB अपॉन MB सॉल्यूट के मोल, 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में मिला दो, मिलाने पर इसको तो हमने क्या सपोज कर लिया, 1 मोल को 1 ग्राम में मिक्स कर दो, तो जो आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वही क्या आपका डिप्रेशन कांस्टेंट। 1 मोल सॉल्यूट मिक्स इन 1 ग्राम सॉल्वेंट, 1 mole solute mix in 1 gram solvent, then depression in freezing point is known as depression constant. Now molar depression constant, when 1 mole solute mix in 1000 gram solvent, 1 mole solute mix in 1000 gram solvent, then depression in freezing point is known as depression constant Kf, और molar depression constant 1000 आ गया तो मोलर और 1 आ गया तो आपके पास कौन सा डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट
अगली बात हम स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए आगे, यहां से हमने ये देखा कि KF क्या होगा। व्हाट इज KF? तो आप कहोगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप कहोगे kg मोल इनवर्स, काका जी मोल ले लो पहले वाला। नेक्स्ट वाटर के लिए Kb का वैल्यू 0.52 था, 0.186 kg मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अगला होगा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से इसका यूनिट होगा, कितना यूनिट होगा? पहले क्या निकाला था आपने? Kb का फॉर्मूला क्या लिखाया था? mr डेल्टा टीबी स्क्वायर, तो यहां होगा डेल्टा टीएफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीएफ स्क्वायर इनटू 1000 इनटू डेल्टा एचएफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या जो भी आपके पास एंथैल्पी होगी वो फॉर्मेशन, जो भी आपके पास किसकी फ्यूजन की एंथैल्पी होगी वो। तो आप कह सकते हो mr डेल्टा टीएफ स्क्वायर 1000 इनटू डेल्टा एचएफ, ये हो गया थर्मोडायनामिक में इसका वैल्यू। तो ये हो गया k kg मोल इनवर्स, वाटर के लिए इतना इसका वैल्यू होगा। थर्मोडायनामिक में इसका mr डेल्टा टीएफ स्क्वायर 1000 इनटू डेल्टा एचवी, किसमें था आपके पास? या एलवी लेटेंट हीट था, और यहां होगा आपके पास क्या, यूं बोल सकते हो आप एंथैल्पी चेंज। अगला फिर उसमें क्या स्टडी किया था आपने? बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था। तो यहां पर आप क्या करोगे? कैलकुलेट molecular weight of solute by the help of depression in freezing point। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बेसिस पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कीजिए। तो क्या होगा आपके पास? फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ वास्नल टू छोटा m, खोल दो तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आ गया KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, मोलारिटी G जूल हुआ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्यूट को B बोलते हैं और सॉल्वेंट को A बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर ले लो, तो MB इक्वल्स टू हो गया आपके पास KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन delta TF into WA. This is molecular weight of solute. Now, experimental value of depression in freezing point calculated by Camphor method of Rast. रास्ट एक साइंटिस्ट था, रास्ट साइंटिस्ट का कैम्फर मेथड कपूर विधि और बैकमान की प्रोसेस से या रास्ट के कैम्फर मेथड से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो पूरे टॉपिक को एक बार शार्पली शॉर्टली स्टडी कर लें। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज कि आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है TF, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से सॉल्यूशन का जो आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा TS, वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट TF की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, और इसी कमी को आप क्या कहते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्रूव दैट इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने देखा ग्राफ में पहले आता है सॉल्वेंट फिर आता है सॉल्यूशन, तो आपने सबसे पहले ग्राफ में डेल्टा टी प्रोपोर्शनल डेल्टा पी नॉट, फिर अवले का रो लगाया, फिर दोनों को मिलाकर इक्वेशन थर्ड बना ली। इक्वेशन थर्ड में मोल्स को खोलकर आपने क्या निकाल दिया? डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू छोटा है, मोलारिटी के प्रोपोर्शनल है। सो ये क्या आपके पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब यहां पर जो K आया वो डिप्रेशन कांस्टेंट और Kb है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो डेफिनेशन क्या होगी? 1 मोल सॉल्यूट को 1 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाने पर जो एलिवेशन आता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, और 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाने पर जो आपके पास डिप्रेशन या लाउडिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो? मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद
के केजी मोल इनवर्स वाटर के लिए 1.186। उसके बाद थर्मोडायनेमिक में इसका वैल्यू क्या होता है, mr डेल्टा tf स्क्वायर 1000 इनटू डेल्टा hf। और सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास छोटा सा फॉर्मूला है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लो, डेल्टा tf प्रोपोर्शनल टू छोटा m, और सो क्या कर दो आप, सोल्व कर दो, तो mb की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपके पास पाई। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़े इससे पहले आरबीसी बोर्ड का सवाल है, डिफ्यूजन क्या होता है आपके पास, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो देखो डिफ्यूजन का मीन्स है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का किधर से किधर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव होना क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल एसपीएम की हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से किधर से किधर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। लोअर कंसंट्रेशन ध्यान रखना बेटा हमेशा सॉल्वेंट की होती है, बिकॉज सॉल्वेंट में कुछ भी नहीं मिला होता है, और हायर कंसंट्रेशन हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। ये होती है सॉल्वेंट की और ये किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने सैंड की शीशी को ओपन किया और उससे जो भी आपके पास सैंड की शीशी को खोला, सैंड की शीशी को खोलने के बाद उसकी जो आपके पास स्मेल है वो चारों तरफ स्प्रेड हो गई, फैल गई। उस स्प्रेडिंग से क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। पानी की बोतल में, पानी के गिलास में 1 ड्रॉप इंक डाला, फैल गई, KMnO4 डाला, गुलाबी हो गई। फास्टली वो क्या आपके पास डिफ्यूजन है, मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल डिफ्यूजन, प्रोसेस इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर मूव्स टुवर्ड्स higher concentration to lower concentration without SPM is diffusion. But in osmosis, solvent particle moves with SPM, lower concentration to higher concentration is osmosis. This is fast process, this is slow process. Swelling of resins is example of osmosis. स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स का मींस है किशमिश में रखी, पानी में रखी किशमिश का फूलना, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। जबकि स्प्रेडिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। या KMnO4 या इंक की ड्रॉप का पानी में स्प्रेड हो जाना किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब यहां पर एक वर्ड बनता है आपके पास, और वो वर्ड क्या है भाई, वो है SPM। तो SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरा नाम हो गया इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप कहोगे मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, विच अलाउ ओनली solvent particle. Generally, it is consist by phenol or potassium ferrocyanide. ये किसकी बनी होगी, फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हुई होगी। तो आप कहोगे SPPM is membrane which consists या which made by phenol or potassium ferrocyanide। पहले किसकी बनी होती थी, ये बन सकती थी आपके पास एनिमल मेम्ब्रेन की। इट इज अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, अपोजिट और रेसिप्रोकल ऑफ ऑस्मोसिस, बट इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन कैसे करें,
देखो सबसे पहले आपने एक फनल ले लिया, ये जो माउथ वाइड है और एक तरफ से नैरो है, इसको आप बोलते हो थिसिल फनल, थिसिल फनल, थिसिल फनल, ये आपने थिसिल फनल ले लिया। अब इस थिसिल फनल के जो आपका वाइड माउथ था वहां पर आपने एसपीएम को क्या कर दिया, यहां से टाइटली बॉन्डेड कर दिया, यहां आपने एसपीएम बांध दिया। एसपीएम बांधने के बाद इसमें आपने यहां पर क्या किया बेटा, इसमें आपने सॉल्यूशन को कर दिया और उसका लेवल कर दिया ए, ये है आपका सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब नीचे की तरफ आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट भर दिया, यहां आपने भर दिया क्या, सॉल्वेंट। होगा क्या, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एसपीएम की हेल्प से प्योर से इम्प्योर की ओर जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो प्योर तो हमेशा सॉल्वेंट है, ये देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसका लेवल बढ़ गया और लेवल बढ़कर ए से कहां गया, बी पर आ गया, ए से बढ़कर लेवल कहां गया, बी पे आ गया। अब कुछ देर बाद लेवल इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, बट केमिस्ट्री बोलती है कि ये जो इसका देखो, ये जो इसका प्लेन है, ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट नीचे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करती है। इस जो आपके पास इसकी कंडीशन के कारण जो इसकी कंडीशन के कारण जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कंडीशन के कारण जो पैदा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो उल्टा होता है किसका, ऑस्मोसिस का। तो आप कहोगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच प्रिवेंट ऑस्मोसिस, बिकॉज़ ऑस्मोसिस कहां हो रहा है, बॉटम टू टॉप, ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये कहां जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है। तो एक दूसरे का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। और हाइट पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है यहां पर, इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर HdG, बिकॉज यहां से यहां तक इसकी कुछ हाइट है, उस हाइट में इसका देखो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, ये जा रहा ऊपर की तरफ, तो आ गया G, और इसमें इसका मास और वॉल्यूम जो बढ़ता है उसका रेशियो हो गया आपके पास डेंसिटी। तो हाइट पर जो पाई बनता है उसका रेशियो होता है HdG। ये हो गया आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट अगली और एसपीएम। अगली बात इस पर हम करते हैं कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आना है, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे आंसर में, क्या कहोगे आप आंसर में, सबसे पहले आंसर में कहोगे कहां से स्टार्ट करें इसको, यहां से स्टार्ट करें, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन से। और ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन क्या होती है, पाई v इक्वल्स टू nRT। अब ये डेरिव कहां से है, 2 मिनट बाद लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में देखेंगे कि इक्वेशन कहां से आई है। अभी केवल इसका आंसर डायरेक्ट ध्यान रखें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो अब इस v को आपने नीचे की तरफ सफर किया, इसको n अपॉन v RT। व्हाट इज n एंड v, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। यूनिटी वॉल्यूम में प्रेजेंस, नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी होती है, पाई इक्वल्स टू mRT। ROT कांस्टेंट, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, m हो गया, बड़ा M मतलब मोलरिटी। Hence prove osmotic pressure is direct proportional to unit of concentration means molarity, so it is colligative property। ठीक है, इस बात से हमें पता चलता है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वापस इसको देखिए आप, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट किया। मैं आपसे पूछता हूं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल्स विदाउट एसपीएम। In presence of SPM, only solvent particle moves towards lower concentration to higher concentration, or solvent particle move towards solvent to solution, या यूं बोल दो प्योर टू इम्प्योर। नेक्स्ट एसपीएम। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
किस किस की बनी होती है? फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई। रेसिप्रोकल ऑफ ऑस्मोसिस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which prevent osmosis or which is reciprocal of osmosis is known as osmotic pressure. Now prove that osmotic pressure is colligative property. तो क्या बात बोलोगे इसके लिए? इसके लिए हम बोलेंगे सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन से पाई v इक्वल्स टू nRT, पाई इक्वल्स टू n अपॉन v RT। n अपॉन v क्या होती है आपके पास? कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन कौन सी? मोलारिटी। तो देखा आपने क्या ऑस्मोटिक प्रेशर पाई मोलारिटी के प्रोपोर्शनल है, और मोलारिटी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, सो इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब चलते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके दो लॉ है, पाई प्रोपोर्शनल टू सीटी, सीधा याद कर लो। अरे पाई सीटी बजा दे, देखो फर्स्ट पाई प्रोपोर्शनल टू सी, सीटी, पाई सीटी बजा दे, तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी और पाई प्रोपोर्शनल टू टी। फर्स्ट लॉ हो गया आपके पास, फर्स्ट लॉ वन हाफ बॉयल लॉ, और वो होता है बेटा आपके पास पाई प्रोपोर्शनल टू सी, और कंसंट्रेशन वॉल्यूम की क्या होती है? उल्टी होती है। तो बोल दो फर्स्ट लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure pi is proportional to concentration or inversely proportional of volume. This is first law or Boyle one half Boyle law of osmotic pressure. Second, one half pressure temperature law, और वो होता है pi proportional to T। अब न तो इसमें C आया न इसमें P आया, तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दोनों लॉज है, दोनों लॉज को मिला के लिखोगे तो इक्वेशन आ जाएगी किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप कहोगे फ्रॉम बोथ लॉज, फ्रॉम बोथ लॉज क्या आएगी बेटा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी और पाई प्रोपोर्शनल टू टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, C means 1 upon V, तो पाई प्रोपोर्शनल टू 1 upon V T। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा, तो पाई इक्वल्स टू R upon V और T, तो आ गया पाई V इक्वल्स टू RT। फॉर n मोल गैस, फॉर n मोल कोई भी मोल ले लिया आपने तो बन गया पाई V इक्वल्स टू nRT। ये आ गई आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। आपने इससे पहले देखा था प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कहां से सिद्ध किया आपने? कहां से इसको प्रूव किया? पाई v इक्वल्स टू nRT। आपने इसको प्रूव तो कर दिया, पाई इक्वल्स टू n अपॉन v RT। पाई इक्वल्स टू n अपॉन v को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो, c या मोलरिटी, तो पाई प्रोपोर्शनल टू n। बट दिमाग में आया पाई v इक्वल्स टू nRT कहां से आया? तो ये आया किससे? लॉज से। ये दोनों लॉज, और दो लॉज होते हैं, एक तो कंसंट्रेशन या यूं कह दो कंसंट्रेशन का लॉ, और एक होता है किसका? टेम्परेचर का लॉ। ये होते हैं आपके पास इसके लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ। नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा इसमें कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बिहाव पर जो सॉल्यूशंस के टाइप बनते हैं वो कितने टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of osmotic pressure। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पर जो सॉल्यूशन है तीन टाइप के। फर्स्ट आइसोटोनिक, सेकंड हो गया हाइपरटोनिक, और थर्ड हो गया हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन, टू डिफरेंट सॉल्यूशन whose values of osmotic pressure are same are isotonic। two different solution in which lower osmotic pressure solution is hypotonic and higher osmotic pressure solution is hypertonic।
दो डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन जिनमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो हायर होता है और जिसका कम होता है वो होगा हाइपोटोनिक। अगर दोनों का सेम है तो वो होगा आइसोटोनिक। इन दोनों के लिए मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, कीप इन हाइपरटोनिक, then it will shrink, maybe blast or exoosmosis, exoosmosis। जबकि अगर आपने हाइपर में रखा तो इट विल स्वेल और एंडोऑस्मोसिस, अंदर चला जाएगा बाहर आ जाएगा। और आइसोटोनिक की तो कंडीशन होती है बेटा, इसका तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा जा चुका है, 17-18 में पूछा जा चुका है। क्या आइसोटोनिक की कंडीशन है? कंडीशन लगा के कर लो आप चाहे तो। देखो π1 = π2 because isotonic, two different solution but their value of osmotic pressure are same, are isotonic। so π1 = π2 और π = क्या होता है? अभी आपने प्रूव किया था MRT या CRT, तो C1RT = C2RT, RT से RT कट। C = क्या होता है बेटा? N1/V और N2/V। V तो सेम होगा बिकॉज यूनिटी वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो सकते हैं। और मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में अमाउंट अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू ग्राम में अमाउंट अपॉन मोलर मास। तो आइसोटोनिक में हमेशा आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या कंडीशन ध्यान रखनी है? इसका बराबर उसका, मींस फर्स्ट का वेट फर्स्ट का मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड का वेट सेकंड का मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एक आरबीसी बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन आपके पास? 4% यूरिया सॉल्यूशन is isotonic with 12% organic compound A if molecular weight of urea is 60, then molecular weight of organic कंपाउंड ए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? डायरेक्ट अप्लाई करो, इसका बराबर उसका फ्रॉम या 4 आइसोटोनिक W1 M1 W2 M2 1 is 4 यूरिया, तो यूरिया 4 2 is ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। आपको फाइंड करना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, तो इसको ऊपर लिख दो। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? Ma इक्वल्स टू क्या रह गया? WA इंटू MU अपॉन WU। तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट ये पड़ा आपके पास 4 और 12, तो यूरिया का तो हो गया 4, इसका 12, तो आपने वैल्यू पुट की है। WA 12 इंटू मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 अपॉन वेट ऑफ यूरिया 4, ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 180 ग्राम पर मोल। बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट यू या ग्राम पर मोल जो भी यूनिट दी गई है, जो भी गिवन होती है, उसी को आपको लिखना है। तो ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 3 टाइप। फर्स्ट इज आइसोटोनिक, two different solution in which value of osmotic pressure are same are known as isotonic solution। four isotonic solution numerical condition इसका बराबर उसका, that means first का weight first का molecular weight equals to second का weight second का molecular weight। hypertonic solution or hypotonic solution, two different solution in which higher osmotic pressure solution is hypertonic and lower osmotic pressure solution is hypotonic। If any cell keep in hypertonic solution, then it will shrink or exoosmosis या exoosmolyze। Next, if it keep in hypertonic, then it will swell or endoosmosis, gives endoosmosis। There are types of solution। Now
अगला पॉइंट इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या था, डिफ्यूजन क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, एसपीएम क्या था, प्रूव दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को निकालना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बिहाव पर, ऑस्मोटिक प्रेशर की बिहाव पर। ये हमारा फोर्थ टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म हो गया बेटा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक बार सवाल पूछा गया, इफ ए एग सेल कीप इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट हैपेंस। सबको पता है एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, देन एक सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी, तो अंदर का सामान कहां से आ गया, बाहर, और वो एग्जॉस्मोसिस हो गई। एक बार क्वेश्चन आया, जैसे ह्यूमन बॉडीज में जो ब्लड होता है उसमें NaCl होता है 0.09%, तो उसमें बोला गया इफ RBC सेल कीप इन 0.1% NaCl सॉल्यूशन देन व्हाट हैपन। तो आप कहोगे इफ इट कीप इन 1% NaCl देन इट विल shrink because 0.1% solution is hypertonic for RBC cell and RBCs are exoosmolyzed or it will sink or it will blast। वो ब्लास्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, एक्सोस्मोसिस उनमें से हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी सवाल आता है यदि एग को हाइपरटोनिक में रख दे तो एग तो सेल नहीं है, एक सेल बोले तो सेल है, बिकॉज एग के चारों तरफ क्या होगा, आपके पास कोट होगा, एक हैवी कोट होगा, और जो सेल होती है वो नॉर्मली जनरली कैसी होती है, सॉफ्ट होगी। तो एक को रख दे तो कुछ नहीं होगा, बट एक सेल को रख दे तो होगा। हाइपर में रखने पर ऐसा कुछ श्रिंक हो जाएगी या ब्लास्ट हो जाएगी, और हाइपो में रखने पर ऐसा कुछ। ये हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन चारों चीज को मैं एक साथ स्टडी कर रहा हूं, और इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट 4 था। आओ तो नेक्स्ट एक शॉर्ट वे में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, तो देख लो, बताओ देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? 4 टाइप। फर्स्ट RLVP, relative lowering vapor pressure. Another is elevation in boiling point, delta TB. Another is depression in freezing point, delta TF. Another is osmotic pressure pi. Now formulas of this: P naught minus PS upon P naught equals to XB, means small fraction of solute, और इसको और सोल्व करो तो P naught minus PS upon P naught बराबर N upon N plus N, फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, into iota। व्हाट मींस iota? 1/2 फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इसके एक दो न्यूमेरिकल अभी करा देते हैं। नेक्स्ट डेल्टा TB proportional to small m, open this formula, delta TF equals to KB into WB upon MB into 1000 upon WA into iota। Next, what is formula of delta delta TF proportional to M, and now open this formula, delta TF equals to KF into WB upon MB into 1000 upon WA into iota। Next, pi proportional to M, or pi equals to CRT, or C equals to molarity, तो pi equals to MRT into iota। In each formulas multiply by iota। What means iota? Iota is 1/2 factor। Iota is 1/2 factor। 1/2 factor। 1/2 फैक्टर। अभी इतना ही ध्यान रखना। अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कब मल्टीप्लाई होगा कब नहीं होगा, न्यूमेरिकल में यही अटकने वाली बात है। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, क्या क्या चीजें गिवन आप देख लेना। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आपको गिवन है। दूसरा डिसोसिएशन आपको गिवन है, डिसोसिएशन।
ठीक है, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन, एसोसिएशन आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ आयोटा आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ आयोटा आपको गिवन है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी बोर्ड 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, और तुम्हारी किताब का लास्ट में सॉल्यूशन में आप देखोगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अबे वाले सवाल जो आपके ऑब्जेक्टिव एबीसीडी के क्वेश्चंस है, उसमें आप देखना क्वेश्चन है जैसे आपके पास ऐसे, वैल्यू ऑफ या in which highest value of elevation in boiling point, in which highest value of elevation in boiling point represented by option number first 0.1 m NaCl, B 0.1 m CaCl2, C 0.1 m यूरिया, एंड D 0.1 m AlCl3। बताइए किसके लिए ज्यादा होगा? तो फॉर्मूला तो सबको पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी आयोटा से गुणा है, जिसके आयोटा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जब क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और ऐसे आयोटा का आ गया सवाल, तो आयोटा इक्वल्स टू होता है गिवन कंसंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ आयंस को उससे गुणा कर दो, इनटू कर दो। तो देखो बेटा सब में कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 इनटू NaCl, आयन कितने, Na+Cl- 2 आयन है। नेक्स्ट CaCl2 2 Cl 1 कैल्शियम, तो 3 आयन है। यूरिया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए उसका जो आपके पास नंबर ऑफ आयंस 1 ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आ गया 1, और AlCl3 3 क्लोराइड और 1 एल्युमिनियम, तो 4, तो इसका वैल्यू 0.2 0.3 0.1 0.4, तो आंसर कौन सा चला गया, फोर्थ आंसर चला गया। ध्यान रखना है आपको, अभी तक आरबीसी बोर्ड 2012 में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन था, और उसमें पूछा कि हाईएस्ट वैल्यू या इसका ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर भी तो हमें पता ही है, सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, डी का होगा, डी से कम किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका। 3 आंसर किसका आ रहा है, बी का, उसके बाद किसका आ रहा है, ए का, और उसके बाद किसका आ रहा है, सी का आ रहा है। तो ये इसका हो गया ऑर्डर, सबसे ज्यादा, उससे कम, इंक्रीजिंग पूछे चाहे डिक्रीजिंग पूछे, बट आपको ध्यान रखना है जिसके आयोटा का वैल्यू ज्यादा है, जिसका आयोटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसी का क्या होगा आपके पास, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ज्यादा होगा। ये इस तरह से आयोटा को क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ये बोर्ड में आ चुका है, 12 में क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा आप 14 में भी आ चुका है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन 14 में पूछा गया, आपको क्या सवाल पूछा गया, 0.1 m NaCl और 0.1 m आपके पास दे दी शुगर, और इसमें से पूछा किसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है भाई शुगर ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक के लिए आयंस कितना होता है, 1, तो 1 × 0.1 तो 1 ही होगा। NaCl में 2 आयन है, तो आंसर हो गया 0.2, तो इसके आयोटा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो आयनाइजेशन क्या होगा, आयोटा का मतलब क्या है, या तो आयनाइजेशन टूटना, या डिसोसिएशन हो सकता है, या एसोसिएशन, बट पानी में और नमक में जब आपको नमक का पूछा है तो वो टूटेगा ही, और शक्कर भी क्या होगी, पानी में घुलेगी, तो इसमें डिसोसिएशन है, आयनाइजेशन का ही तो पूछा है। तो आयनाइजेशन क्या होगा, आयोटा की वैल्यू ज्यादा है, 1/2 फैक्टर ज्यादा है, आयोटा का मींस है 1/2 फैक्टर, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बजाय किसके, शुगर के। इस तरह के सवाल भी ये पूछता है। तो फिनिश कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहे दोस्तों। और जितनी भी आपके पास इसके जैसे एग्जाम्पल वगैरह है, तो एग्जाम्पल वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके। बाकी थ्योरी कंप्लीटली हो रही है, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएंगे, बस आप अच्छे से इनको स्टडी करें। धन्यवाद, नमस्कार।